सीबीएसई टर्म फर्स्ट के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इस बार सीबीएसई जो है वो ये एग्जामिनेशन जो है एमसीक्यू पैटर्न पे ले रहा है। और एमसीक्यू पैटर्न को इवोल्यूट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ओएमआर शीट। तो इस बार जो सीबीएसई के अंदर जो स्टूडेंट्स टर्म फर्स्ट के एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हैं उनके लिए ओएमआर शीट जो है वो एक नया पैटर्न है। और इस ओएमआर शीट को फिलअप करते समय, क्वेश्चंस के आंसर देते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये वीडियो उसी पर आधारित है। ये ओएमआर शीट का सबसे ऊपर वाला पोर्शन है जिसके अंदर रोल नंबर इन डिजिट्स और वर्ड, अंकों और शब्दों में, परीक्षा का दिन और तिथि, केंद्र संख्या और नाम, विषय कोड और नाम, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, स्कूल कोड एंड नेम, ये सब ऑलरेडी प्रिंटेड आएंगे उस ओएमआर शीट पर। कहने का मतलब हर स्टूडेंट की जो ओएमआर शीट है वो स्पेसिफाइड होगी और उसके नाम की ओएमआर शीट होगी जिसमें उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स भरी हुई होगी। और उसके जस्ट नीचे जिस सेंटर पर वो अभ्यर्थी अपियर हो रहा है वहाँ पर सेंटर सुप्रिटेंडेंट की सील लगी हुई होगी। इस पोर्शन में स्टूडेंट को सिर्फ एक ही एंट्री करनी है और वो एंट्री रिलेटेड रहेगी क्वेश्चन पेपर कोड से संबंधित। ये क्वेश्चन पेपर कोड जो है वो जनरली 5 अंकों का है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है 089/1/4। तो ये जो है ये उस क्वेश्चन पेपर का कोड है जिसको कि हम स्टूडेंट को कुछ इस तरीके से फिलअप करना है। स्लेस के साथ कोई नंबर नहीं लगाना है। इसके बाद ओएमआर शीट का जो है नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा, वो स्पेसिफाइड होगा। फिर ओएमआर शीट के ये रेस्पॉन्स वाला पार्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पहला कॉलम है जिसके ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर प्रिंटेड है। दूसरा जो पार्ट है वो है रेस्पॉन्स, तीसरा जो पार्ट है वो है स्टार सिंबल और चौथा जो पार्ट है वो है हैशटैग। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर ऑप्ट करता है, जैसे मान लीजिए उसने ए ऑप्ट किया। ए ऑप्ट करने के बाद उस स्टूडेंट को जो करेक्ट ऑप्शन है वो इस स्टार के आगे, स्टार के नीचे बने हुए स्क्वायर बॉक्स में लिखना है। जैसे कि ए था तो ए के नीचे लिखना है। और इसके बाद उसका एक क्वेश्चन जो है वो इवोल्यूशन हो के लिए जा पाएगा, ये इसका जो है वो अंकन हो पाएगा। अगर स्टूडेंट इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर करेक्ट रेस्पॉन्स नहीं लिखता है तो वो इवोल्यूट नहीं होगा। इसके साथ साथ किस तरीके से रेस्पॉन्स देने हैं उसकी भी हम बात करते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट ने सिर्फ ये टिक लगा के छोड़ दिया तो ये गलत है। स्टूडेंट अपनी तरफ से जो करेक्ट ऑप्शन समझता है उसको कम्प्लीटली उसको डार्क करना है। एक राइट का सिंबल नहीं लगाना है, हालांकि सीबीएसई उसको कंसिडर करती है लेकिन राइट का सिंबल लगाने से बचना है। 2 सर्कल को डार्क नहीं कर देना है, नहीं तो वो जो क्वेश्चन है वो इवैल्यूएट नहीं हो पाएगा, उसकी मार्किंग नहीं हो पाएगी। अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए कि क्वेश्चन ए फर्स्ट जो है उसने कर दिया और ए ऑप्शन भी यहाँ पर लिख दिया, बाद में उसको महसूस हुआ कि यार मैं श्योर नहीं हूँ कि ए है या बी है और वो इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहता है, तो उसको इस हैशटैग के नीचे बने हुए सर्कल में जो 1 नंबर लिखा हुआ है उसको क्या करना है, सर्कल कर देना है। तो ये जो क्वेश्चन होगा इसका इवोल्यूशन नहीं होगा। इसके बजाय जो कैंडिडेट जिस भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा उसका इवोल्यूशन हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट को ये प्रोसेस भी अप्लाई नहीं करना चाहिए जिसमें उसने 2 सर्कल को डार्क किया और 1 सर्कल को काट दिया। अगर ऐसा वो करता है तो उसको जो करेक्ट रेस्पॉन्स है वो इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर लिखना है। इसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 सेक्शन वहाँ पर दिए हुए होंगे अलग अलग पेपर पैटर्न के बेसिस पर, ए, बी और सी। हर सेक्शन में क्वेश्चंस का नंबर अलग अलग होगा और उसमें से कितने क्वेश्चन करने ये भी वहाँ पर इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई किस सब्जेक्ट का पेपर है और ए के अंदर 7 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें उसको 5 करने हैं, तो उसको 5 क्वेश्चन ही करने चाहिए। अगर वो सारे के सारे 7 कर देता है तो फर्स्ट 5 जो होंगे वही चेक होंगे, बाकी बचे हुए 2 चेक नहीं होंगे। इसी तरीके से मान लीजिए बी के अंदर 25 क्वेश्चन दे रखे हैं और इंस्ट्रक्शन में उसको 20 करने के लिए कहा गया है, तो स्टूडेंट कोई से भी
20 क्वेश्चन उस बी पोर्शन में आने वाले नंबर में से कर सकता है, लेकिन अगर वो सारे के सारे क्वेश्चन कर देता है तो पहले 20 क्वेश्चन चेक हो जाएंगे। फिर इसके साथ अगर कैंडिडेट करेक्ट ऑप्शन लगाने के बाद इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर करेक्ट ऑप्शन नहीं लिखता है तो वो क्वेश्चन भी इवैल्यूएट नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर है। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहाँ पर ए ऑप्शन को करेक्ट करता है और यहाँ पर डी लिख देता है, अगर वो डी करेक्ट नहीं है तो ये क्वेश्चन जो है उसका रॉन्ग हो जाएगा, चाहे उसने सर्कल ए पे किया है। तो कहने का मतलब जिस सर्कल के ऊपर वो जिस सर्कल को डार्क कर रहा है और यहाँ पर कुछ और लिख रहा है, तो जो चॉइस जो रेस्पॉन्स वो यहाँ लिख रहा है वही सही कंसिडर किया जाएगा, सर्कल उसने किसको किया है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए स्टूडेंट को ये ध्यान रखने की चीज़ है कि जो करेक्ट ऑप्शन आपने सर्कल किया है वही यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स में लिखा जाए। तो इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मान लीजिए टोटल 60 क्वेश्चंस दे रखे हैं या 45 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो स्टूडेंट को उन 45 में से जो जो निर्देशन में दिया गया है, जो निर्देश दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग मान लो 40 क्वेश्चन करने हैं तो 40 ही करने चाहिए। मान लीजिए किसी पेपर में क्वेश्चन 40 ही है और स्टूडेंट जो है 41, 42, 43 को भी रेस्पॉन्स कर देता है तो वो अनफेयर मीन्स का केस भी माना जा सकता है, इसलिए ऐसी गलती भी ना करें। तो ये कुछ बातें थी जो रेस्पॉन्स से रिलेटेड एरिया में ध्यान रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ओएमआर शीट का सबसे नीचे वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। स्टूडेंट को इसको अपनी हैंड राइटिंग में यहाँ पर लिखना कंपलसरी है। आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। और इसके साथ साथ यहाँ पर उसको अपने सिग्नेचर करने हैं, जैसे सिग्नेचर उसने एडमिट कार्ड पर कर रखे हैं। यहाँ पर कैंडिडेट को कुछ भी नहीं करना है, ये इवोल्यूशन का पार्ट है। यहाँ पर भी कैंडिडेट को कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद जो बॉटम वाला पार्ट है उसमें भी कैंडिडेट के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर इन्विजिलेटर, इवैल्यूएटर, कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर से रिलेटेड एंट्रीज हैं। यहाँ पर कैंडिडेट को कुछ भी नहीं लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सारी चीज़ें जो इस वीडियो के अंदर बताई गई है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपको सीबीएसई टर्म फर्स्ट के अंदर ओएमआर शीट को फिलअप करने में सहायता करेगी। धन्यवाद।